विनय यह समझ गया था कि ललिता के साथ उसके विवाह की बातचीत करने के लिए ही सुचरिता ने उसे बुलाया है। उसने यह प्रस्ताव अपनी ओर से समाप्त कर दिया है। इतने से ही तो मामला समाप्त नहीं हो जाएगा। जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक किसी पक्ष को छुटकारा नहीं मिलेगा। अब तक विनय की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि गोरा को कैसे चोट पहुंचाऊं। गोरा से मतलब केवल गोरा नाम का व्यक्ति ही नहीं था। जिस भाव और विश्वास जीवन का संबल गोरा ने लिया है वह सब भी था। बराबर इनके साथ मिलकर निभाते चलना ही विनय का अभ्यास था और इसी में उसको आनंद भी आता था। गोरा से किसी तरह का विरोध जैसे अपने से ही विरोध था। विनय को इस आघात का पहला संकोच दूर हो जाने से बल मिला था। फोड़ा काटने से पहले रोगी के भय और घबराहट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन चीरा लगने पर रोगी देखता है कि दर्द तो है पर आराम भी है, और मामला कल्पना में जितना भयंकर जान पड़ता था वास्तव में उतना नहीं है। अब तक अपने मन के साथ भी विनय तर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसके तर्क का द्वार खुल गया। अब मन ही मन गोरा के साथ उसका उत्तर प्रत्युत्तर चलने लगा। जो जो युक्तियां गोरा की ओर से दी जा सकती थी उन्हें वह मन ही मन उठाकर कई ओर से उसका खंडन करने लगा। गोरा के साथ अगर आमने सामने ही बहस हो सकती तो जहां उत्तेजना होती वहां साथ ही साथ शांति भी हो जाती, लेकिन विनय ने देखा कि इस मामले में गोरा अंत तक तर्क नहीं करेगा। इससे भी विनय के मन में खीज उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, गोरा ना समझेगा ना समझाएगा, केवल जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती के आगे कैसे सिर झुका सकता हूँ। विनय ने मन ही विचार करते हुए कहा, जो भी हो मेरा पक्ष सत्य क्या है। यह कहते हुए वह सत्य नामक शब्द को मानो हृदय में जकड़ना चाहने लगा। गोरा के विरुद्ध एक बहुत प्रबल पक्ष खड़ा करने की जरूरत होगी, इसलिए बार बार विनय अपने मन को समझाने लगा कि सत्य ही उसका सबसे बड़ा संबल है। यहाँ तक कि उसके मन में इस बात से अपनी ही प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उसने सत्य को ही अपना आश्रय मान लिया है। इसलिए तीसरे पहर जब सुचरिता के घर की ओर चला तब उसका सिर काफ़ी ऊंचा उठा हुआ था। इस आत्मविश्वास का कारण उसका सत्य की ओर झुकाव है या किसी और चीज़ की ओर, यह सोचने समझने की अवस्था उस समय विनय की नहीं थी। हरिमोहिनी उस समय रसोई में व्यस्त थी। विनय रसोई के द्वार पर खड़े होकर एक ब्राह्मण कुमार के मध्याह्न भोजन का दावा मंजूर कराकर ऊपर चला गया। सुचरिता ने बैठे बैठे कुछ सिलाई करते हुए उसी की ओर आंखें झुकाए बात शुरू की। बोली, देखिए विनय बाबू, जहाँ मन की कोई बाधा नहीं है वहाँ बाहर के विरोध को क्या मानकर चलना होगा। जब गोरा से बहस हुई थी तब विनय ने उसके खिलाफ युक्तियाँ दी थी। अब जब सुचरिता से बहस होने लगी तब उसने उल्टे पक्ष की युक्तियाँ देना शुरू किया। उस समय कोई यह नहीं सोच सकता था कि गोरा से उसका कोई मतभेद है। विनय ने कहा, दीदी, बाहर की बाधा को तुम लोग भी तो कुछ छोड़कर नहीं देखते। सुचरिता ने कहा, उसका कारण है विनय बाबू, हम लोगों की बाधा सिर्फ बाहरी बाधा नहीं है। हमारा समाज हमारे धर्म विश्वास पर ही टिका है, लेकिन जिस समाज में आप हैं वहाँ आपका बंधन केवल सामाजिक बंधन है। इसलिए ललिता को अगर ब्रह्म समाज छोड़कर जाना पड़े तो उसमें उसकी बहुत बड़ी हानि होगी। आपके समाज छोड़ने से आपका उतना नुकसान नहीं होगा। इस बात को लेकर विनय बहस करने लगा कि धर्म मनुष्य की व्यक्तिगत साधना की चीज़ है, उसे किसी समाज के साथ बांधना ठीक नहीं है। ठीक इसी समय एक चिट्ठी और एक अंग्रेजी अखबार लेकर सतीश कमरे में आया। विनय को देखकर वह अत्यंत उत्तेजित हो उठा। शुक्रवार को ही किसी प्रकार रविवार बना देने के लिए उसका मन उतावला हो गया। देखते ही देखते विनय और सतीश की सभा जुट गई और उधर सुचरिता ललिता की चिट्ठी और उसके साथ भेजा गया अखबार पढ़ने लग गई। इस ब्रह्म अखबार में एक खबर थी कि किसी प्रसिद्ध ब्रह्म परिवार और हिंदू समाज के किसी विवाह संबंध में होने की जो आशंका हो रही थी, हिंदू युवक की असम्मति के कारण वह टल गई है। इस बात को लेकर इस हिंदू युवक की निष्ठा की तुलना में उस ब्रह्म परिवार की शोचनीय दुर्बलता पर टीका टिप्पणी की गई थी। मन ही मन सुचरिता ने कहा, जैसे भी हो ललिता के साथ विनय का विवाह होना ही चाहिए, लेकिन वह इस युवक से तर्क करके तो होगा नहीं। सुचरिता ने ललिता को वहां आने के लिए लिख दिया, पर उसमें यह नहीं लिखा कि विनय भी वहीं है। किसी भी पत्र में किसी भी ग्रह नक्षत्र के योग से शुक्रवार को रविवार पढ़ने की व्यवस्था न होने के कारण सतीश को स्कूल की तैयारी के लिए उठना ही पड़ा। स्नान के लिए थोड़ी देर का अवकाश चाहकर सुचरिता भी चली गई। तर्क की उत्तेजना मिट जाने पर सुचरिता के कमरे में अकेले बैठे बैठे विनय के भीतर का युवा पुरुष जाग उठा। तब 9 साढ़े 9 का समय था।
गली में लोगों का शोर नहीं था। सुचरिता के लिखने की मेज पर छोटी घड़ी टिक टिक करती चल रही थी। कमरे का एक खिंचाव धीरे धीरे विनय को अपने में घेरने लगा। कमरे का चारों ओर का छोटा मोटा साज समाज जैसे विनय के साथ बातचीत करने लगा। मेज पर सजी हुई चीज़ें, कढ़े हुए कुर्सी पोस, कुर्सियों के नीचे पैरों की जगह बिछी हुई किताबों से सजी हुई छोटी सेल्फ, सभी विनय के मन के भीतर जैसे एक गंभीर स्वर स्पंदन करने लगी, मानो कमरे में एक सुंदर रहस्य भरा था। इसी कमरे में निर्जन दोपहरी में सखी सखी के बीच जिन बातों की चर्चा होती रही होगी, उनकी सलज्ज सुंदर सत्ता मानो अब भी वहाँ जहाँ छिपी हुई है। बातचीत के समय कौन कहाँ बैठा होगा, कैसे बैठा होगा, यह कल्पना के सहारे विनय देखने लगा। परेश बाबू से उस दिन उसने जो सुना था, मैंने सुचरिता से सुना है कि ललिता का मन तुम्हारी ओर से विमुख नहीं है, वही बात अनेक रूपों में उनके अनेक तरह की छवि से उसके सामने घूम गई। एक अनिर्वचनीय आवेग विनय के मन में एक अत्यंत करुणा उदास रागिनी सा बजने लगा। जो सब चीज़ें ऐसे एकाकी गंभीर रूप से एक भाषाहीन आभास सी मन की गहराई में छलक जाती है, उन्होंने प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति ना होने से, अर्थात कवि या चित्रकार ना होने के कारण विनय का मन चंचल हो उठा। उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर कुछ करने का कोई मार्ग भी नहीं है। यह जो एक पर्दा उसके सामने झूल रहा है, जो उसके बिल्कुल पास की चीज़ को इतनी दूर किए हुए है, काश उसे इसी क्षण उठ खड़े होकर फाड़ फेंकने की शक्ति उसमें होती। कमरे में आकर विनय से हरिमोहिनी ने पूछा कि वह कुछ जलपान तो नहीं करना चाहता। विनय ने कहा नहीं। तब हरिमोहिनी वहीं बैठ गई। जब तक हरिमोहिनी परेश बाबू के घर में थी, तब तक विनय के प्रति उनका बहुत आकर्षण था, किंतु जब से उन्होंने सुचरिता को लेकर एक अलग गृहस्थी जमाई थी, तब से इन लोगों का आना जाना उनके लिए अत्यंत अरुचिकर हो गया था। आजकल आचार विचार के मामले में सुचरिता जो पूरी तरह उनके कहने पर नहीं चलती, इसका कारण इन सब लोगों से मिलना जुलना ही है। यही उन्होंने अनिश्चित किया था। यद्यपि वे जानती थी कि विनय ब्रह्म नहीं है, फिर भी इतना वे स्पष्ट अनुभव करती थी कि विनय के मन में हिंदू संस्कारों की कोई दृढ़ता नहीं है। इसलिए अब वे पहले की भांति उत्साह के साथ इस ब्राह्मण कुमार को बुला ले जाकर उस पर देवता के प्रसाद का अपव्यय नहीं करती थी। हरिमोहिनी ने आज बातचीत के सिलसिले में विनय से पूछा, अच्छा बेटा, तुम तो ब्राह्मण के लड़के हो, लेकिन संध्या अर्चना तो कुछ नहीं करते। विनय ने कहा, मौसी, दिन रात पढ़ाई रटते रटते गायत्री संध्या सब भूल गया हूँ। हरिमोहिनी ने कहा, परेश बाबू भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे तो अपना धर्म मानकर शाम सवेरे कुछ ना कुछ करते हैं। विनय ने कहा, मौसी, वे जो करते हैं वह सिर्फ मंत्र कंठस्थ करके नहीं किया जाता। उन जैसा कभी भी हो सकता तो मैं भी उन्हीं की तरह चलूँगा। कुछ रुखाई से हरिमोहिनी ने कहा, तो इतने दिन बाप दादों की तरह ही चलो ना। यह क्या ठीक है कि न इधर न उधर? मनुष्य का कुछ तो धर्म होता ही है, न राम न गंगा मैया। यह कैसे हो सकता है? इसी समय ललिता कमरे में आकर विनय को देखकर चौंक उठी। उसने हरिमोहिनी से पूछा, दीदी कहाँ है? हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी नहाने गई है। ललिता ने मानो अनावश्यक रूप से सफाई देते हुए कहा, दीदी ने मुझे बुला भेजा था। हरिमोहिनी ने कहा, तो जरा बैठो ना, अभी आ जाएगी। हरिमोहिनी का मन ललिता के प्रति भी कुछ अनुकूल न था। हरिमोहिनी सुचरिता को अब उसके पुराने परिवेश से छुड़ाकर पूरी तरह अपने वश में करना चाहती थी। परेश बाबू की दूसरी लड़कियां यहाँ इतनी बार नहीं आती, अकेली ललिता ही जब तब आकर सुचरिता के साथ बातें करती रहती है। यह हरिमोहिनी को अच्छा नहीं लगता। अक्सर वह दोनों की बातों में बाधा देकर सुचरिता को किसी न किसी काम के लिए बुला लेने की चेष्टा करती है, या फिर इस बात की शिकायत करती है कि सुचरिता का लिखना पढ़ना पहले की तरह बिना व्यवधान के नहीं चलता। लेकिन जब सुचरिता पढ़ने लिखने में मन लगाती है, तब हरिमोहिनी यह कहने से भी नहीं चूकती कि अधिक पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए अनावश्यक और अनिष्टकर होता है। असल बात यह है कि जैसे भी हो, वह सुचरिता को बिल्कुल अपने में घेर लेना चाहती है, और किसी तरह वह ना कर पाने में से कभी सुचरिता के संगियों पर और कभी उसकी शिक्षा पर उसका दोष मढ़ती रहती है। ललिता और विनय के साथ बैठे रहना हरिमोहिनी के लिए सुखकर हो, यह बात नहीं थी, अपितु उन दोनों पर गुस्सा करके ही वह बैठी रही। उन्होंने समझ लिया था कि विनय और ललिता के बीच एक रहस्यमय संबंध था, तभी उन्होंने मन ही मन कहा,
तुम लोगों के समाज में चाहे जैसी रीति हो, मेरे इस घर में यह सब निर्लज्ज मिलना जुलना, यह सब किरिस्तानी चलन नहीं चलेगा। इधर ललिता के मन में भी एक विरोध का भाव उठ रहा था। कल जब सुचरिता आनंदमयी के घर गई थी तब ललिता ने भी साथ चलने का निश्चय किया था, लेकिन किसी तरह ना जा सकी। उसमें गोरा के प्रति श्रद्धा बहुत थी, लेकिन विरोध का भाव भी उतना ही प्रबल था। यह बात किसी तरह वह अपने मन से नहीं हटा पाती थी कि गोरा सभी तरह उसके प्रतिकूल है। यहाँ तक कि जिस दिन गोरा जेल से छूटा उस दिन से विनय के प्रति भी ललिता के मनोभाव में थोड़ा परिवर्तन आ गया। कुछ दिन पहले तक वह इस बात पर गर्व करती रही थी कि विनय पर उसका प्रभाव है, लेकिन विनय गोरा के प्रभाव से किसी तरह भी मुक्त नहीं हो सकता। इस कल्पना से ही विनय के विरुद्ध भी कमर कसकर वह तैयार हो रही थी। ललिता को कमरे में आते देखकर विनय के मन में बड़ी हलचल मच गई। विनय कभी भी ललिता के बारे में सहज भाव नहीं रख सका था। जब से उन दोनों के विवाह की संभावना की अफवाहें समाज में फैल गई थी, तब से ललिता को देखते ही विनय के मन की हालत तूफान के समय इधर उधर घूमने वाली कपास की सुई सी हो जाती थी। विनय को कमरे में बैठा देखकर ललिता को सुचरिता पर गुस्सा हो आया। वह समझ गई कि सुचरिता अनिच्छुक विनय के मन को अनुकूल बनाने के लिए ही प्रयत्न कर रही है, और ललिता की पुकार आज इसलिए हुई कि टेढ़े को सीधा करने की कोशिश करे। उसने हरी मोहिनी की ओर देखकर कहा, दीदी से कह दीजिएगा मैं अभी नहीं रुक सकती, फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। यह कहकर विनय की ओर नज़र उठाए बिना तेजी से वह चली गई। तब हरी मोहिनी भी विनय के पास और बैठे रहना अनावश्यक समझकर घर के कामकाज के लिए उठ खड़ी हुई। ललिता का सुलगती आग जैसा चेहरा विनय के लिए अपरिचित न था, पर इधर कई दिनों से वैसा चेहरा देखने का अवसर नहीं मिला था। एक समय ऐसा भी था जब ललिता विनय के मामले में हमेशा अपने अग्निबाण साधे रहती थी। वे बुरे दिन बिल्कुल बीत गए हैं, यह सोचकर विनय निश्चिंत हो चला था। आज उसने देखा कि वे ही पुराने बाण फिर अस्त्रशाला से निकाले गए हैं। उन पर जंग का जरा सा भी दाग नहीं पड़ा है। गुस्सा सहा जा सकता है, लेकिन घृणा सहना विनय जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन ललिता ने उसे गोरा नाम के ग्रह का उपग्रह मात्र मानकर उसके प्रति कैसी तीव्र अवज्ञा दिखाई थी, यह विनय को याद हो आया। आज भी उसकी दुविधा के कारण ललिता उसे बिल्कुल कायर समझ रही होगी। इस कल्पना से वह भयाकुल हो उठा। ललिता उसकी कर्तव्य बुद्धि से उत्पन्न संकोच को उसकी कायरता समझेगी, फिर भी इस बारे में अपनी ओर से दो बातें कहने का भी मौका उसे ना मिलेगा। यह विनय को असह्य जान पड़ा। तर्क करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना विनय के लिए बहुत बड़ी सजा थी। वह जानता था कि तर्क वह बहुत अच्छा कर सकता है। सुलझाकर अपनी बात कहने और किसी एक पक्ष का समर्थन करने में उसमें असाधारण क्षमता है, लेकिन जब भी ललिता ने उससे लड़ाई की है उसे दलीलें देने का मौका कभी नहीं दिया। आज भी उसे इसका मौका ना मिलेगा। वह अखबार कभी वहीं पड़ा हुआ था। अपनी बेचैनी की हालत में विनय ने उसे अपनी ओर खींचकर देखा कि उसमें एक जगह पेंसिल का निशान लगा हुआ था। उसने वह अंश पढ़ा और समझ लिया कि उस सारी चर्चा और नीति उपदेश के लक्ष्य वही दोनों हैं। ललिता प्रतिदिन अपने समाज के लोगों से कितना अपमान पा रही है, यह वह स्पष्ट समझ गया। इस अपमान से उसकी रक्षा के लिए विनय कोई प्रयास नहीं कर रहा है और केवल समाज तत्व को लेकर तर्क की बारीकियां ढूंढने में व्यस्त है। ललिता जैसी तेजस्विनी नारी का इस कारण अपेक्षा का पात्र समझना उसे उचित ही जान पड़ा। समाज की संपूर्ण उपेक्षा करने का ललिता में कितना साहस है, वह याद करके और उस अभिमानिनी के साथ अपनी तुलना करके उसे शर्माने लगी। स्नान करके और सतीश को भोजन खिलाकर स्कूल भेजने के बाद सुचरिता जब विनय के पास आई तब वह उदास बैठा हुआ था। सुचरिता ने पहली बार बात नहीं उठाई। विनय बिना मुंह हाथ धोए और कुल्ला किए ही भोजन करने बैठ गया। हरी मोहिनी ने कहा, अच्छा बेटा, तुम तो हिंदुओं का कोई नियम ही नहीं मानते हो, तब फिर तुम्हारे ब्रह्म हो जाने में ही क्या बुराई थी। मन ही मन विनय ने कुछ आहत होकर कहा, जिस दिन समझ लूँ कि हिंदूपन का मतलब सिर्फ खान पान और छुआछूत के निरर्थक नियम ही है, उस दिन चाहे ब्रह्म, चाहे किरिस्तान, चाहे मुसलमान, कुछ भी हो जाऊँगा। लेकिन अभी हिंदुत्व पर इतनी अश्रद्धा नहीं हुई है। जब विनय सुचरिता के घर से चला तब उसका मन बहुत ही अशांत था, मानो चारों ओर से धक्के खाता हुआ वह एक निराश्रय शून्य में आ गिरा था।
इधर गोरा के निकट अपना पुराना स्थान पाना उसके लिए कठिन हो गया था। उधर ललिता भी उसे दूर धकेल रही थी। यहाँ तक कि हरिमोहिनी के साथ उसका अपनेपन का संबंध भी इतने कम समय में ही विच्छिन्न होने लगा था। वरदा सुंदरी एक समय अपने आंतरिक स्नेह करती थी। परेश बाबू अब भी उससे स्नेह करते हैं, लेकिन स्नेह के बदले में उनके घर में उसने ऐसी अशांति लगा दी है कि अब वहाँ भी उसके लिए जगह नहीं रही। जिनसे उसे प्रेम है, उनकी श्रद्धा और प्यार के लिए विनय हमेशा ललायित रहता है। उसे कई प्रकार से अपनी ओर खींचने की शक्ति भी उसमें बहुत है। वही विनय आज अचानक अपनी चीर अभ्यस्त प्रीति की लीक से कैसे हट गया, यही बात वह मन ही मन सोचने लगा। सुचरिता के घर से बाहर निकलकर अब वह कहाँ जाए, यही विनय सोच नहीं पा रहा है। एक समय था जब वह बिना कुछ सोचे समझे ही गोरा के घर की ओर चल पड़ता था, लेकिन वहाँ जाना आज उसके लिए पहले जैसा सहज स्वाभाविक नहीं रहा। यदि जाएगा भी तो गोरा के सामने उपस्थित होकर उसे चुप ही रहना होगा। वह नीरवता उससे सही नहीं जाएगी। इधर परेश बाबू के घर का द्वार भी उसके लिए खुला नहीं है। यह मैं कैसे और क्यों अस्वाभाविक स्थिति में आ पड़ा। सिर झुकाए यह सोचता हुआ धीरे धीरे विनय चलता रहा। हेदुआ तालाब के पास आकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तक उसके जीवन में जो भी छोटी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, उसने अपने बंधु के साथ उसकी चर्चा करके उसका कुछ न कुछ समाधान कर लिया है। पर आज वह मार्ग खुला नहीं है। आज उसे अकेले ही सोचना होगा। विनय में आत्मविश्लेषण की शक्ति की कमी नहीं है। सारा दोष बाहर की घटनाओं पर मढ़कर खुद छुट्टी पा लेना उसके लिए सहज नहीं है। अकेले बैठकर उसने अपने को ही उत्तरदायी ठहराया। मन ही मन उसने कहा, माल भी रखूंगा और उसका दाम भी ना दूंगा, ऐसी चतुराई दुनिया में नहीं चल सकती। कोई एक चीज़ चुन लेना चाहते ही किसी दूसरी का त्याग करना ही होता है। जो व्यक्ति मन कड़ा करके किसी एक को छोड़ नहीं पाता है, उसकी मेरे जैसी गति होती है। वह सभी कुछ खो देता है। दुनिया में जो लोग अपने जीवन का रास्ता सख्त होकर चुन सकते हैं, वे ही निश्चिंत हो पाते हैं। जो अभागे यह मार्ग भी पकड़ना चाहते हैं और वह मार्ग भी छोड़ना नहीं चाहते, जो अपने को किसी से भी वंचित नहीं कर सकते, वे अपने मंजिल से भी भटक जाते हैं। केवल राह के कुत्ते की तरह मारे मारे फिरते हैं। रोग का निदान करना कठिन है, लेकिन निदान हो जाने से ही उसका इलाज सहज हो जाता है, यह बात भी नहीं है। विनय की समझने की शक्ति बड़ी तीव्र थी। कुछ करने की शक्ति का ही उसमें अभाव था। इसलिए अब वह तक अपने से अधिक प्रबल इच्छा शक्ति वाले अपने बंधु पर निर्भर करता आया था। अंत में अत्यंत मुसीबत में पड़कर ही आज उसने सहसा पहचाना कि अपनी इच्छा शक्ति ना रहने पर भी छोटे मोटे काम तो किसी तरह उधार पर चला लिए जा सकते हैं, लेकिन असली ज़रूरत के समय दूसरे का हवाला देकर काम नहीं चलाया जा सकता। सूर्य की ओट में जाने से वहाँ जहाँ अब तक छाया थी, वहाँ धूप आ गई। तब वह पेड़ के नीचे से उठकर फिर सड़क पर आ गया। थोड़ी दूर जाते ही सहसा उसने पुकार सुनी, विनय बाबू, विनय बाबू। और क्षण बाद ही सतीश ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय वह स्कूल से घर लौट रहा था। सतीश ने कहा, चलिए विनय बाबू, मेरे साथ घर चलिए। विनय ने कहा, यह कैसे हो सकता है सतीश बाबू? सतीश ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? विनय बोला, ऐसा बार बार जाने से तुम्हारे घर के लोग मुझसे ऊब नहीं जाएंगे? सतीश ने विनय की इस दलील को जवाब देने लायक भी नहीं समझा। बोला, नहीं, चलिए। विनय का उसके परिवार के लोगों के साथ जो संबंध है, उसमें कितनी बड़ी क्रांति हो गई है, बालक सतीश यह सब कुछ नहीं जानता। वह तो केवल विनय से स्नेह करता है। विनय का हृदय यह बात सोचकर अत्यंत विचलित हो उठा। उसके लिए परेश बाबू के परिवार ने जिस स्वर्ग लोक की सृष्टि की थी, उसमें केवल इस बालक के आनंद की ही संपूर्णता अच्छन्न है। इस प्रलय के दिन में भी उसके मन पर किसी संदेह के बादल की छाया नहीं पड़ी है। समाज के किसी वार ने उसमें कोई दरार नहीं डाली है। सतीश के गले में बाँह डालते हुए विनय ने कहा, चलो भाई, तुम्हारे घर के दरवाजे तक तो पहुंच जाऊं। सतीश को बाँह से घेर कर विनय जैसे सुचरिता और ललिता के स्नेह और दुलार के माधुर्य को स्पर्श कर रहा था, जो सतीश के जीवन में शिशुकाल से ही वंचित होता रहा होगा। सतीश के सारे रास्ते जो बहुत सी बेसिर पैर की बातें करता रहा, वे विनय के कानों को बहुत मीठी लगी। उस बालक के मन की सरलता के संपर्क में वह अपने जीवन की जटिल समस्या को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भुला पाने में समर्थ हुआ। परेश बाबू के घर के आगे से ही सुचरिता के घर का रास्ता था।
रास्ते से ही परेश बाबू के घर की निचली मंजिल का बैठने का कमरा दिखाई देता था। विनय उस कमरे के सामने आते ही बार बार इधर उधर देखे बिना ना रह सका। उसने देखा मेज के सामने परेश बाबू बैठे हुए हैं। कह रहे हैं या नहीं यह नहीं समझ सका। ललिता सड़क की ओर पीठ किए परेश बाबू की कुर्सी के पास बेंत के एक छोटे मूड पर छात्र सी चुपचाप बैठी हुई थी। सुचरिता के घर से लौटने पर ललिता का हृदय जिस क्षोभ से असह्य रूप से व्याकुल हो उठा था, उसका निवारण करने का कोई उपाय वह ना जानती थी। इसलिए ललिता धीरे धीरे आकर परेश बाबू के पास बैठ गई थी। परेश बाबू में एक ऐसी शांति छलकती थी कि बेचैन ललिता अपनी चंचलता का दमन करने के लिए बीच बीच में उनके पास आकर चुपचाप बैठी रहती थी। परेश बाबू पूछ बैठते, क्या है ललिता? तो ललिता उत्तर देती, कुछ नहीं बाबा, तुम्हारा यह कमरा बड़ा ठंडा जो है। ललिता उनके पास आज घायल हृदय लेकर आई है, यह परेश बाबू स्पष्ट समझ गए थे। स्वयं उनके भीतर की एक वेदना टीस रही थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसी बातें छेड़ दी थी जिससे व्यक्तिगत जीवन के छोटे सुख दुख का भार हल्का हो जाए। विनय बाप बेटी की एकांत बातचीत का दृश्य देखकर क्षण भर के लिए ठिठक गया। सतीश क्या कह रहा था, जैसे उसने यह सुना ही नहीं। उस समय सतीश ने उससे युद्ध विद्या के बारे में एक बड़ा कठिन प्रश्न पूछा था। अगर बहुत से बाघ पकड़कर बहुत दिनों तक उन्हें सिखाया जाए और फिर अपनी सेना की अग्रिम पंक्ति में रखकर युद्ध किया जाए तो क्या विजय निश्चित ना होगी? यही उसका प्रश्न था। उन दोनों का प्रश्नोत्तर अब तक बिना बाधा के होता रहा था। अब अचानक बाधा का अनुभव करके सतीश ने विनय के चेहरे की ओर देखा। फिर विनय की दृष्टि का अनुसरण करते हुए परेश बाबू के कमरे की ओर देखते ही चिल्ला उठा, ललिता दीदी, यह देखो, मैं विनय बाबू को रास्ते से पकड़ लाया हूँ। विनय पसीना पसीना हो उठा। कमरे में बैठी ललिता पैर भर में मूढ़े से उठ खड़ी हुई और परेश बाबू के मुड़कर रास्ते की ओर देखा। विनय बड़े असमंजस में पड़ गया। विनय ने सतीश को विदा देकर परेश बाबू के घर में प्रवेश किया। उनके कमरे में पहुंचकर उसने देखा ललिता चली गई थी। उन सबको वह शांति भंग करने वाला उग्रवादी सा लग रहा होगा, यह सोचकर वह सकुचाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। विनय ने स्वास्थ्य आदि साधारण शिष्टाचार के बाद सहसा बात शुरू की। मैं जब हिंदू समाज के आचार विचार में श्रद्धा नहीं रखता और रोज रोज उसे तोड़ता ही रहता हूँ, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्म समाज में आश्रय लेना ही मेरे लिए उचित होगा। मेरी इच्छा है कि आपसे ही दीक्षा लूँ। अभी 15 मिनट पहले तक भी इस संकल्प और इस इच्छा ने विनय के मन में स्पष्ट आकार नहीं लिया था। परेश बाबू थोड़ी देर स्तब्ध रहकर बोले, अच्छी तरह सब बातें सोचकर देख ली हैं? विनय ने कहा, इसमें और तो कुछ सोचने को नहीं है, बस इतना ही सोचना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। वह बहुत सीधी बात है। हमने जो शिक्षा पाई है उससे मैं किसी तरह ईमानदारी से आचार विचार को ही परम धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मेरे व्यवहार में कदम कदम पर विसंगति दिखाई देती है। जो हिंदू धर्म में पूरी श्रद्धा रखते हैं उनके साथ जुड़ा रहकर मैं उन्हें बराबर चोट ही पहुंचाता हूं। यह मेरे लिए बिल्कुल अनुचित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में और कोई बात ना सोचकर इस अन्याय को दूर करने के लिए ही मुझे प्रस्तुत होना चाहिए, नहीं तो मेरा आत्मसम्मान बना नहीं रह सकता। हालांकि परेश बाबू को समझाने के लिए इतनी लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं थी। ये सब बातें स्वयं अपने को बल देने के लिए थी। वह न्याय और अन्याय के एक द्वंद्व में पड़ा हुआ है, जिसमें सब छोड़कर न्याय का पक्ष लेकर उसे विजयी होना होगा। यह सोचकर उसकी छाती गर्व से फूल उठी। मनुष्यत्व की मर्यादा तो रखनी ही होगी। परेश बाबू ने पूछा, धर्म विश्वास के बारे में ब्रह्म समाज से तुम्हारा मतैक्य तो है ना? थोड़ी देर चुप रहकर विनय बोला, आपसे सच कहूँ, पहले मैं सोचता था कि मेरा कुछ ना कुछ धर्म विश्वास है। इसे लेकर कई लोगों से मेरा काफ़ी झगड़ा भी होता रहा है, लेकिन आज मैं निश्चित जानता हूँ कि मेरे जीवन में अभी धर्म विश्वास विकसित नहीं हुआ है। इतना भी समझ सका हूँ तो आपको देखकर। अपने जीवन में धर्म की मुझे अच्छी आवश्यकता नहीं हुई और उसमें सच्चा विश्वास नहीं उत्पन्न हुआ। इसलिए कल्पना और युक्ति कौशल से मैं अब तक अपने समाज में चल रहे धर्म की तरह तरह की सूक्ष्म व्याख्या करके केवल अपनी तर्क करने की योग्यता बढ़ाता रहा हूँ। कौन धर्म सच्चा है यह सोचने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस धर्म को सच्चा कहने से अपनी जीत हो जाए उसी को सच्चा बताकर साबित करने में मैं जुटा रहा हूँ।
प्रमाण देना जितना ही कठिन हुआ है, उतना ही प्रमाण दे पाने पर मैंने अहंकार किया है। मेरे मन में कभी धर्म विश्वास संपूर्ण सत्य और स्वाभाविक हो सकेगा या नहीं, यह मैं आज भी नहीं कह सकता, लेकिन अनुकूल अवस्था में रहने पर और दृष्टांत सामने होने पर मैं इधर बढ़ सकता हूँ, यह निश्चिंत है। कम से कम जो बातें भीतर ही भीतर मेरी बुद्धि को अखरती है, जीवन भर उन्हीं का झंडा फहराते हुए घूमने की ग्लानि से तो मुक्ति पा सकूंगा। परेश बाबू से बात करते करते विनय अपनी वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल युक्तियों को रूप देने लगा। वह ऐसे उत्साह की बातें करने लगा जैसे बहुत दिन के तर्क वितर्क के बाद वह इस दृढ़ सिद्धांत पर पहुंच सका है। परेश बाबू ने फिर उससे कुछ दिन और सोच लेने के लिए आग्रह किया। इससे विनय ने समझा कि परेश बाबू को उसकी दृढ़ता पर शंका है, जिससे उसका हठ और प्रबल हो उठा। बार बार वह यह जताने लगा कि उसका मन एक असंदिग्ध बिंदु पर आ पहुंचा है, जहां से उसके जरा भी हिलने डुलने की कोई संभावना नहीं है। ललिता से विवाह की बात दोनों पक्षों में से किसी की ओर से नहीं उठी। इसी समय वरदा सुंदरी घर के किसी काम के बहाने वहां आई और विनय के मानो वहां हो ही नहीं, इस ढंग से अपना काम करके जाने लगी। विनय ने सोचा था कि परेश बाबू अवश्य वरदा सुंदरी को बुलाकर विनय का नया समाचार उन्हें देंगे, लेकिन परेश बाबू ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि अभी बताने का समय हुआ है। वे इस बात को अभी सबसे छिपाए ही रखना चाहते थे, लेकिन जब वरदा सुंदरी विनय के प्रति स्पष्ट अवज्ञा और क्रोध प्रकट करके जाने लगी, तब विनय से और न रहा गया। उसने जाने को उद्धत वरदा सुंदरी के पैरों पर सिर झुकाकर कहा, मैं ब्रह्म समाज में दीक्षा लेने का प्रस्ताव लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। मैं अयोग्य हूँ, लेकिन आप लोग मुझे योग्य बना लेंगे, इसका मुझे विश्वास है। वरदा सुंदरी यह सुनकर विस्मय से ठिठक गई और धीरे धीरे मुड़कर कमरे में बैठ गई। जिज्ञासु दृष्टि से उन्होंने परेश बाबू के मुंह की ओर देखा। परेश बाबू गंभीरता से बोले, विनय दीक्षा ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। वरदा सुंदरी के मन में यह सुनकर विजय का गर्व तो उदित हुआ, लेकिन संपूर्ण आनंद नहीं हुआ। भीतर ही भीतर उनकी यह इच्छा थी कि अब की बार परेश बाबू को एक अच्छा सबक मिल जाए। स्वामी को भी भारी अनुताप भोगना होगा, उन्होंने यह भविष्यवाणी बार बार बहुत जोर देकर की थी, लेकिन यह देखकर कि सामाजिक आंदोलन से परेश बाबू कुछ विचलित नहीं हो रहे हैं, मन ही मन में अधीर भी हो रही थी। अब सारे संकट का सुचारू रूप से समाधान हो जाएगा, यह बात उनके लिए बहुत अधिक प्रीतिकर नहीं थी। गंभीर चेहरा बनाकर उन्होंने कहा, दीक्षा का यह प्रस्ताव यदि कुछ दिन पहले ही आ गया होता तो हमें इतना दुख और अपमान ना सहना पड़ता। परेश बाबू ने कहा, हमारे दुख कष्ट और अपमान की तो कोई बात नहीं हो रही है। विनय दीक्षा लेना चाहते हैं। वरदा सुंदरी बोल उठी, सिर्फ दीक्षा? विनय ने कहा, अंतर्यामी जानते हैं कि आपका दुख अपमान सब मेरा भी है। परेश बाबू ने कहा, देखो विनय, जो तुम धर्म की दीक्षा लेना चाहते हो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर न डालो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, हम लोग किसी सामाजिक संकट में पड़ रहे हैं, ऐसा सोचकर तुम कोई भारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना। वरदा सुंदरी ने कहा, सो तो ठीक है, किंतु मैं यह भी कहूँगी कि हम सबको जाल में फंसाकर चुप बैठे रहना भी उनका कर्तव्य नहीं है। परेश बाबू ने कहा, चुप न बैठकर चंचल हो उठने से तो फंदे में और भी गांठें बढ़ सकती है। कुछ करने को ही कर्तव्य कहा जाए यह जरूरी नहीं है। कुछ ना करना ही कई बार सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। वरदा सुंदरी ने कहा, वह होगा, मैं तो निर्बुद्धि हूँ, अच्छी तरह सब नहीं समझ सकती। अब तय क्या हुआ यह सुनकर चली जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत काम है। विनय ने कहा, परसों रविवार को मैं दीक्षा लूँगा। मेरी इच्छा है कि परेश बाबू। एकाएक विनय का मन डूब गया। नियमानुसार ब्रह्म समाज में आवेदन करने जैसी तो उसके मन की हालत नहीं थी, विशेषतया जिस ब्रह्म समाज में ललिता की बात को लेकर उसकी इतनी चर्चा हो चुकी थी, वह किस मुंह से किन शब्दों में चिट्ठी लिखेगा। जब वह चिट्ठी ब्रह्म समाज पत्रिका में प्रकाशित होगी तब कैसा वह सिर उठा सकेगा। वह चिट्ठी गोरा पढ़ेगा, आनंदमयी पढ़ेगी, उसके साथ और कोई इतिहास तो नहीं दिया जाएगा। उसमें केवल इतनी बात प्रकाशित की जाएगी कि विनय का मन अचानक ब्रह्म धर्म में दीक्षा लेने के लिए बेचैन हो उठाया। सच बात उतनी ही तो नहीं है, उसे और भी बहुत कुछ के साथ मिलाकर ना देखने से विनय के लिए तो कुछ नहीं छिपाने का स्थान रहेगा। वरदा सुंदरी विनय को चुप देखकर डरी, बोली,
वह ब्रह्म समाज में तो किसी को पहचानते नहीं, हमको ही सब बंदोबस्त कर देना होगा। मैं आज ही अभी पानू बाबू को बुला भेजती हूँ, अब तो समय भी अधिक नहीं है, परसों ही तो रविवार है। इसी समय दिखाई दिया कि सुधीर कमरे के सामने से ऊपर की मंजिल की ओर जा रहा है। उसे पुकारकर वरदा सुंदरी ने कहा, सुधीर, विनय परसों ही हमारे समाज में दीक्षा लेंगे। सुधीर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। मन ही मन वह विनय का बड़ा प्रशंसक था। विनय को ब्रह्म समाज में लिया जा सकेगा, यह सुनकर वह बहुत उत्साहित हुआ। विनय जैसी बढ़िया अंग्रेजी लिख सकता था, उसकी जैसी विद्या बुद्धि थी, उसे देखते उसका ब्रह्म समाज में शामिल ना होना ही सुधीर को विनय के लिए असंगत जान पड़ता था। विनय जैसा व्यक्ति किसी तरह ब्रह्म समाज के बाहर रह ही नहीं सकता, इसका प्रमाण पाकर उसकी छाती फूल उठी। उसने कहा, लेकिन परसों रविवार तक ही कैसे सब हो सकेगा? बहुतों को तो खबर ही नहीं पहुंच सकेगी। सुधीर चाहता था कि विनय की इस दीक्षा को एक उदाहरण के रूप में सर्वसाधारण के सम्मुख घोषित किया जाए। वरदा सुंदरी ने कहा, नहीं नहीं, रविवार तब तक सब हो जाएगा। सुधीर, तुम दौड़कर जाओ, पानू बाबू को तुरंत बुला लाओ। सुधीर जिस अभागे उदाहरण द्वारा ब्रह्म समाज की अजेय शक्ति का सर्वत्र प्रचार करने की कल्पना से उत्तेजित हो रहा था, वह मन ही मन अपने को बहुत हीन अनुभव कर रहा था। जो चीज़ मन ही मन तर्क करते समय बिल्कुल मामूली दिखाई देती थी, बाहर उसका चेहरा देखकर विनय व्याकुल हो उठा। पानू बाबू के बुलाए जाने पर विनय उठ खड़ा हुआ। वरदा सुंदरी ने कहा, जरा बैठो, पानू बाबू अभी आ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। विनय ने कहा, नहीं, मुझे तो माफ़ कीजिए। किसी तरह वह इस वातावरण से निकलकर खुले में सारी बात शांतिपूर्वक सोचने का अवसर पा लेना चाहता था। विनय के उठते ही परेश बाबू भी उठ खड़े हुए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, विनय, जल्दबाजी में कुछ मत करो, शांति से स्थिर होकर सारी बात सोचकर देख लो। अपने मन को ठीक ठीक समझे बिना जीवन के इतने बड़े मामले में कदम मत उठाओ। मन ही मन वरदा सुंदरी ने पति के प्रति अत्यंत असंतुष्ट होकर कहा, शुरू में तो कोई सोच समझकर काम करता नहीं, बवाल खड़ा कर देता है, फिर जब जान पर आती है तब कहता है बैठकर सोचो। तुम लोग आराम से बैठकर सोच सकते हो, लेकिन हमारी तो जान निकल रही है। विनय के साथ सुधीर भी सड़क पर आ गया। ढंग से बैठकर खाने से पहले थोड़ा चक्कर देखने की जैसी इच्छा होती है, कुछ उसी ढंग की उतावली सुधीर हो रहा था। सुधीर चाहता था उसी समय विनय को अपने दोस्तों में ले जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाकर खुशियां मनाना शुरू कर दे, लेकिन सुधीर के इस उच्छ्वसित उल्लास को देखकर विनय का मन और भी संकुचित होता जा रहा था। जब सुधीर ने प्रस्ताव किया, विनय बाबू, चलिए ना हम दोनों एक साथ पानू बाबू के पास चले, तब उसकी बात अनसुनी करके झटक कर अपना हाथ छुड़ाते हुए विनय चला गया। थोड़ी दूर जाने पर विनय ने देखा अविनाश अपने गुट के 2-1 लोगों को साथ लिए बड़ी तेजी से लपकता हुआ कहीं जा रहा है। विनय को देखते ही अविनाश बोला, अरे यह रहे विनय बाबू, बहुत अच्छा हुआ, चलिए हमारे साथ। विनय ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अविनाश ने कहा, काशीपुर का बगीचा ठीक करने जा रहे हैं, वहीं गौरमोहन बाबू के प्रायश्चित की सभा होगी। विनय ने कहा, नहीं, मुझे अभी जाने की फुर्सत नहीं है। अविनाश ने कहा, यह कैसी बात कहते हैं? यह कितनी बड़ी बात है, आप क्या समझ सकते हैं? नहीं तो गौरमोहन बाबू क्या ऐसा अनावश्यक प्रस्ताव करते? आजकल के ज़माने में हिंदू समाज को अपनी ताकत दिखानी होगी। गौरमोहन बाबू के प्रायश्चित से देश के लोगों के मन में क्या कोई मामूली हलचल मचेगी? हम लोग देश विदेश के ब्राह्मण पंडित सभी को निमंत्रित करेंगे। इससे सारे हिंदू समाज पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। लोग समझ सकेंगे कि हम अभी जिंदा हैं, समझ सकेंगे कि हिंदू समाज मरने वाला नहीं है। किसी तरह अविनाश से छुटकारा पाकर विनय आगे बढ़ गया।